Good evening everyone. My name is Abhishek Chandola and you are watching my channel Chandola Classes. इस वीडियो में हम लोग बिजनेस स्टडीज के अंदर एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है बट उसमें कंफ्यूजिंग काफी रहता है कि काफी स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं इस टॉपिक में। टॉपिक का नाम है डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे कि क्या डेलीगेशन क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या है डेलीगेशन के, एलिमेंट्स क्या है डेलीगेशन के, और फिर डिसेंट्रलाइजेशन पे भी आएंगे ताकि हम लोग एक तो इनके बीच के डिफरेंस को समझ पाए कि क्या डिफरेंस है डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में और क्या रिलेशन भी है डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन के बीच में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेलीगेशन के बारे में। डेलीगेशन क्या होता है, व्हाट इज डेलीगेशन? डेलीगेशन में जहां पे आप अपनी पावर को या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट करते हो, किसमें? अपने एग्जैक्ट जो सबऑर्डिनेट होता है उसको डेलीगेट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड द डेलीगेशन। यानी एक मैनेजर है, वो मैनेजर अपनी पावर अपने नीचे काम करने वाले अपने सबऑर्डिनेट को डेलीगेट कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड द डेलीगेशन। दिस इज कॉल्ड द डेलीगेशन। और डेलीगेशन क्या है? इट इज अ मैंडेटरी प्रोसेस। ये एक मैंडेटरी प्रोसेस है जहां पे जो सीनियर है या मैनेजर है वो अपने सबऑर्डिनेट को क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है। ओके, तो ये डेलीगेशन है। अब डेलीगेशन में हमें ये समझना है कि डेलीगेशन के तीन मेजर एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। ओके, डेलीगेशन के तीन एलिमेंट्स हैं। पहला है अथॉरिटी, दूसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द थर्ड वन इज अकाउंटेबिलिटी। ओके, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम लोग समझते हैं। अथॉरिटी क्या होती है? अथॉरिटी यानी जहां पे जो पावर है, जो हम पावर ट्रांसफर करते हैं, जो हम अथॉरिटी देते हैं, पावर देते हैं किसको? अपने सबऑर्डिनेट को। सपोज करो मैंने उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, अपने सबऑर्डिनेट को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि भाई मैंने क्या, तुमने ये पर्टिकुलर काम जो है, ये पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करना है। ओके, और साथ में उसको अगर पावर नहीं दी तो ऑब्वियसली वो उस चीज को तो अचीव नहीं कर पाएगा, तो उस चीज के लिए क्या होनी चाहिए? हमें उतनी अथॉरिटी भी उसको प्रोवाइड करनी चाहिए। तो ये कहा भी जाता है क्या कि अथॉरिटी मस्ट बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी जो है वो किसके इक्वल होनी चाहिए? रिस्पॉन्सिबिलिटी के इक्वल होनी चाहिए। यानी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप प्रोवाइड कर रहे हो, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दे रहे हो अपने सबऑर्डिनेट को, उतनी अथॉरिटी भी आपको उसको प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक, तो ये हमें ध्यान देना है। तीसरी चीज यहां पे आती है विच इज कॉल्ड द अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही। अगर जो टारगेट था, जो गोल था, वो अचीव नहीं हुआ तो फिर कौन उसका अकाउंटेबल होगा? यहां पे बहुत ज्यादा आपको ध्यान देना है। अथॉरिटी डेलीगेटेड है, मतलब अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड, बट अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। ये डेलीगेट नहीं हो सकती। यानी आप एक सिंपल सी चीज समझिए, मैं अगर कोई पर्टिकुलर चीज पढ़ा रहा हूं, मैं किसी स्कूल में अगर पढ़ा रहा हूं और वहां पे मुझे बोला जाए कि आपको इस बोर्ड एग्जामिनेशन का या एनुअल एग्जामिनेशन का पेपर शेड्यूल करना है, और मैं पेपर किसी और को दे दूं बनाने के लिए, अपने नीचे जो सबऑर्डिनेट है उसको कहूं कि ये पेपर आपको बनाना है। ओके, अब पेपर तो जो सबऑर्डिनेट है उसने बनाया, मैंने उसको अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब दी, बट हुआ क्या? उस पेपर में कुछ मिस्टेक हो गई, उस पेपर में कुछ गलतियां हो गई या कुछ आउट ऑफ सिलेबस उसमें क्वेश्चन आ गया, तो कौन अकाउंटेबल होगा? मेरा सबऑर्डिनेट? बिल्कुल नहीं। उसके लिए अकाउंटेबल कौन होगा? मैं। यानी अकाउंटेबिलिटी आप डेलीगेट नहीं कर पा रहे हो। आपने अथॉरिटी डेलीगेट कर दी, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर दी, बट अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। ये याद रखने वाली चीज है। यहां पे अकाउंटेबल कौन होगा? हु विल बी द अकाउंटेबल? ओनली द मैनेजर विल बी अकाउंटेबल फॉर किस चीज के लिए? जो वो गोल अचीव नहीं हुआ है, उस गोल के अचीवमेंट, मतलब जो भी वो चीज नहीं हो पाई है, जो टारगेट अचीव नहीं हो पाया है, उसके लिए कौन अकाउंटेबल है? उसके लिए आपका जो मैनेजर है वो अकाउंटेबल है। ओके, यहां तक की चीज आपको क्लियर हुई। अब एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग इसमें समझते हैं, दैट इज कि यहां पे इंपॉर्टेंस क्या है डेलीगेशन की। These are the importance of delegation। ये हमें बहुत ध्यान से समझना है। पहला इंपॉर्टेंस क्या है? इफेक्टिव मैनेजमेंट। पहला इंपॉर्टेंस क्या है? दैट इज इफेक्टिव मैनेजमेंट। ओके, इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या होता है? व्हाट इज इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या है?
इफेक्टिव मैनेजमेंट में यह है कि अगर मैं अपनी पावर, अपना काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी पर भी, पावर भी और कुछ अपने सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर कर दूं तो मैं क्या हो जाऊंगा, थोड़ा फ्री हो जाऊंगा। मेरा काम है पढ़ाना, मेरा काम है पढ़ाना, और उस पढ़ाने के साथ और भी कई काम करने पड़ते हैं। मतलब स्कूल में अगर मैं पढ़ा रहा हूं या किसी इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाने के साथ साथ वहां पे क्या है कि आपको पेपर्स बनाने हैं, आपको कॉपी करेक्शन करना है, आपको और भी सारी चीजें करनी है। बट मेरा कोर काम क्या है, व्हाट इज माय कोर एक्टिविटी, व्हाट इज माय मेन ऑब्जेक्टिव, कि मतलब मेन एक्टिविटी क्या है। वो मेन एक्टिविटी है कि मेरे को पढ़ाना है, मेरा मेन एक्टिविटी है टीचिंग। अगर मैं इन बाकी सारी चीजों से थोड़ा सा फ्री हो जाऊं, वो मैं चीजें अपने डेलीगेट कर दूं सबऑर्डिनेट को, तो मेरे लिए मैं ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ा सकता हूं, मैं और इनोवेटिव तरीके ढूंढूंगा पढ़ाने के, मेरा मैनेजमेंट ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। तो डेलीगेशन क्या कर देती है, डेलीगेशन आपका मैनेजमेंट जो होता है वो इफेक्टिव कर देती है। दूसरा, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट, जिसको भी पावर, जिसको भी रेस्पॉन्सिबिलिटी और पावर डेलीगेट कर रहे हो, जिसको भी आप रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, काम दे रहे हो, उसका भी डेवलपमेंट है। क्यों? क्योंकि उसको वो काम सीखने को मिल रहा है जो अपने उसका सीनियर कर रहा था, तो वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय का पर्सनल डेवलपमेंट भी उससे हो रहा है। तीसरा, कहीं ना कहीं एम्प्लॉय भी इसमें मोटिवेटेड होता है, मोटिवेशन उसको मिलता है। कैसे? क्योंकि वो ये फील करता है कि मेरा जो सीनियर है, मेरा जो मैनेजर है, कि वो मेरे पे ट्रस्ट कर रहा है, वो मेरे को ट्रस्ट के साथ ये पर्टिकुलर चीजें, मतलब ये रेस्पॉन्सिबिलिटी अपनी दे रहा है, अपना काम डेलीगेट कर रहा है, तो वो इससे क्या होता है, मोटिवेटेड फील करता है और अच्छे तरीके से उस काम को परफॉर्म करने की कोशिश करता है। फैसिलिटेट द ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, ऑब्वियसली अगर मैं अपनी उन चीजों को जो मेरे कोर एक्टिविटीज नहीं है उसको छोड़ के अपनी किसी और चीज जो मेरी कोर ऑब्जेक्ट एक्टिविटीज है उन पे ज्यादा काम करूंगा, तो ये कहीं ना कहीं ग्रोथ को फैसिलिटेट करेगा, बिल्कुल ऑब्वियस है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंस है। बेटर कोऑर्डिनेशन, किसके बीच में? बेटर कोऑर्डिनेशन होता है ऑर्गेनाइजेशन में, और कहीं ना कहीं एक रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बिल्ड करता है बिटवीन द मैनेजर और उसके सबऑर्डिनेट में। उसी के बेस पे ये छठवां जो है वो उसका इंपॉर्टेंस भी है, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। यानी मैनेजमेंट हायरार्की बेसिक क्या मतलब है, यहां पे रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, इट बिल्ड द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप किसके बीच में? अमंग द मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट्स, उनके बीच में क्या करता है? रिपोर्टिंग रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है। तो दिस इज डेलीगेशन, ये डेलीगेशन है। हम लोगों ने डिटेल में समझा डेलीगेशन के बारे में। आप जरा बात करें, अब बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। अब बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या हुआ। पहले तो सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, ये हमने कहां पे पढ़ा था? ये पढ़ा था हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर। कहां पढ़ा था? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में। मैंने ये बताया भी था, हमने पढ़ा भी है क्या, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। ये हेनरी फ्योल का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। क्या होता है सेंट्रलाइजेशन? जहां पे पूरी पावर एंड अथॉरिटी जो होते हैं वो अपने पास रखा जाता है और आप नीचे कहीं कुछ भी नहीं दे रहे हो, कुछ भी नहीं, तो दैट इज कॉल्ड द सेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन, जहां पे आप पावर एंड अथॉरिटी जो है वो लोएस्ट लेवल तक, आप नीचे हर एक इंसान तक जो कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उसको डिसेंट्रलाइज कर रहे हो, अपनी पावर अथॉरिटी जो है वो नीचे तक दे रहे हो। कहां तक? देखो, डेलीगेशन और सेंट्रलाइजेशन तो हमें समझ में आया ना, यहाँ पे मेन मोटिव सेंट्रलाइजेशन को समझना नहीं, डिसेंट्रलाइजेशन को समझना है ना। तो सेंट्रलाइजेशन क्या है? जहां पे पावर और अथॉरिटी जो है वो सब कुछ जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट या टॉप जो मैनेजमेंट है वो अपने पास संभाल के रखता है, वो उसको नहीं देता किसी को भी। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है कि अब आपने अपनी पावर जो है वो डिसेंट्रलाइज की, और कहां तक डिसेंट्रलाइज की? पूरा नीचे तक, आपने पूरी नीचे तक जो है वो डिसेंट्रलाइज कर दी। दिस इज कॉल्ड द डिसेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन इज बेसिकली इट इज एन एक्सटेंशन। ये क्या है? एक्सटेंशन है। किसका? एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन का एक्सटेंशन है ये। इनकी ये मैंने बताया ना कि सिर्फ डिफरेंस थोड़ा होता है, रिलेशन भी होता है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन? कि डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो डेलीगेशन का क्या है? एक्सटेंशन है। जहां डेलीगेशन का एक नैरो स्कोप होता है, डेलीगेशन का कैसा स्कोप है? नैरो स्कोप है। तो डिसेंट्रलाइजेशन का क्या है? वाइड स्कोप है। डिसेंट्रलाइजेशन का क्या है? वाइड स्कोप है। यानी यहां पे स्कोप काफी वाइड है। वहां पे डेलीगेशन में क्या है? सिर्फ नैरो स्कोप, और यहां पे एक्सटेंशन है। कैसे? कि डिसेंट्रलाइज डेलीगेट जब आप कर रहे थे तो अब आप अपने एग्जैक्ट सबऑर्डिनेट को कर रहे थे। मैनेजर डेलीगेट कर रहा है अपनी पावर्स को, कहां? अपने एग्जैक्ट सबऑर्डिनेट को। पर डिसेंट्रलाइजेशन में आप नीचे पूरे
जो मैनेजमेंट के लोअर लेवल तक आप क्या कर रहे हो, अपनी पावर्स को क्या कर रहे हो, डिसेंट्रलाइज कर रहे हो। दूसरा एक और रिलेशन होता है यहां पे, वो रिलेशन ये होता है कि जो डेलीगेशन होता है ना वो मैंडेटरी होता है, ओके, बट डिसेंट्रलाइजेशन इज नॉट मैंडेटरी। ये सब्जेक्ट मैटर होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का साइज कैसा है। अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है तो ऑब्वियसली आप करोगे लोअर लेवल मैनेजमेंट तक, और अगर ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा नहीं है तो वो वहां पे मैंडेटरी नहीं है कि आपको डिसेंट्रलाइजेशन करना ही करना है। इट इज नॉट मैंडेटरी, यहां पे मैंडेटरी नहीं है, ओके। डेलीगेशन मैंडेटरी प्रोसेस है, मैंने वहां पे भी आपको बताया था कि डेलीगेशन क्या है, इट इज अ मैंडेटरी प्रोसेस, बट डिसेंट्रलाइजेशन इज नॉट अ मैंडेटरी प्रोसेस। डिसेंट्रलाइजेशन वहां पे मैंडेटरी प्रोसेस नहीं है, ओके। तो अब यहां पे भी हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब भी समझ गए। फिर अगेन अब हमें डिसेंट्रलाइजेशन के इंपॉर्टेंस को समझना है। हमने डेलीगेशन के इंपॉर्टेंस को तो समझा था, यहां पे डिसेंट्रलाइजेशन के इंपॉर्टेंस के बारे में भी डिसेंट्रलाइजेशन के इंपॉर्टेंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। बहुत सिमिलर है, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के प्रोसेस जो है वो काफी सिमिलर है एक दूसरे से। क्या है इंपॉर्टेंस जो है वो सिमिलर है। पहला, डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट्स के अंदर एक फीलिंग ऑफ इनिशिएटिव जो है वो डेवलप करता है, यानी वो सबऑर्डिनेट जो है एक तो मोटिवेटेड होंगे और वो खुद से काम करना स्टार्ट करेंगे, वो मोटिवेटेड फील करेंगे, खुद से उसमें और एफर्ट्स के साथ काम करेंगे, अपने सजेशन देंगे, अपने इनपुट देंगे मैनेजमेंट में। तो ये है। दूसरा क्या है, डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। वहां पे भी हम लोगों ने बोला था कि एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होता है, यहां पे भी हम बोल रहे हैं कि ये फ्यूचर के मैनेजरियल टैलेंट को, यानी जो आज देखो सबऑर्डिनेट है वो कल मैनेजर बनेगा, वो और ऊपर अथॉरिटी, ऑब्वियसली उसका प्रमोशन होगा तो क्या करेगा, वो हमेशा उस पोजीशन पे तो नहीं रहेगा, वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, कल मैनेजरियल एक्टिविटीज को परफॉर्म करेगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो फ्यूचर जो मैनेजरियल टैलेंट्स हैं उनको अभी से रेडी कर रहे हैं, ओके। किस चीज के लिए, फ्यूचर के लिए रेडी कर रहे हैं कि सो दैट कि कल अगर उनको उस तरीके की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, कल वो उस तरीके की किसी पोजीशन पे आते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से उस काम को परफॉर्म कर पाए। तीसरा है क्विक डिसीजन मेकिंग। जब आपने अपनी पावर जो है डिसेंट्रलाइज कर दी लोअर लेवल तक, तो आपने बोला ना, आपने कहा इतना भाई मेरे से मत पूछना, अगर आपको 10,000 20,000 रुपए तक एक्सपेंसेस करने हैं, कुछ आपने बोला कि आपने कहा मेरे से मत पूछो, आप खुद कर सकते हो। आपने कहा कि भैया अगर आपको डिस्काउंट देना है तो 15% डिस्काउंट देना है, वहां तक मुझे मत पूछो, उसके ऊपर आना मेरे पास पूछने के लिए। और भी नीचे उन्होंने नीचे और की, सब पूरा लोअर लेवल तक डेलीगेट हो रखी है। तो वहां पे क्या होता है, डिसीजन मेकिंग क्विक हो जाता है, क्योंकि हर चीज के लिए उनको आपको नहीं पूछना पड़ेगा, वो खुद से डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, फैसिलिटेट ग्रोथ, ये वहां भी था, ये यहां भी है, बताने की जरूरत नहीं है, मैंने वहां पे भी बताया था। ऑब्वियसली जब मैं जो टॉप लेवल मैनेजमेंट रिलीफ पे रहेगा, कुछ काम मतलब ये जो छोटे मोटे ऐसे काम जो बहुत नेसेसरी नहीं है टॉप लेवल मैनेजमेंट के, है ना, हम कहते हैं ना कि सीईओ, ठीक, जो सीईओ है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का पार्ट है ना, इज द मेंबर ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो वो भाई वो क्या है, वो उसका काम है कि वो अगर वो हर अननेसेसरी काम में फंस जाए, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा चीफ एवरीथिंग ऑफिसर, कि हर काम जो है वो वही कर रहा है। तो वो उस चीज को बचने के लिए क्या करते हैं, डिसेंट्रलाइज कर देते हैं। तो वहां पे क्या होता है, ग्रोथ होती है, क्योंकि वो फिर आगे फ्यूचर प्लान्स जो हैं, फ्यूचर पॉलिसीज जो हैं, उनको कहीं ना कहीं डेवलप कर सकते हैं। ठीक, बेटर कंट्रोल, ऑब्वियसली बेटर कंट्रोल होता है जब आपने पावर्स डिसेंट्रलाइज की हैं, तो वहां पे क्या है, हर किसी की अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही बन रही है, तो वहां पे ज्यादा अच्छे तरीके से जो है कंट्रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। रिलीफ टू टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट को इन अननेसेसरी मतलब जो कोर एक्टिविटीज नहीं है उनसे रिलीफ मिल जाता है, कि भैया वो फिर जो है वो फ्यूचर प्लान्स के ऊपर या पॉलिसी फॉर्मुलेशंस के ऊपर या पॉलिसी इंप्लीमेंटेशंस के ऊपर, इन चीज के ऊपर फोकस करेंगे कि हम लोग ऑब्जेक्टिव्स को या गोल्स को सेट करें आगे के लिए, और चीजें जो हैं पॉलिसीज बनाएं, वो सारी चीजों पे वो काम कर सकते हैं। तो ये आज हम लोगों ने बात किया डेलीगेशन के बारे में, डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में, हम लोगों ने इनके डिफरेंसेस भी समझे, हम लोगों ने इनके क्या रिलेशनशिप भी समझी। मैं आपसे बार बार ये चीज बोलता हूं कि देयर इज नो शॉर्टकट, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको करना है तो आपको डिटेल में लेके चीजें लेके चलनी पड़ेंगी, और ये तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट होकर बोल सकता हूं कि बहुत दूर आपका एग्जाम नहीं है, 22 तारीख को आपका एग्जाम है, बहुत हाई पॉसिबिलिटीज है कि आपके पास डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा। चाहे हो सकता है वो एमसीक्यू में मिले, पर ऐसा नहीं होगा कि ये टॉपिक इग्नोर किया जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो और ऑर्गेनाइजिंग क्या, ये तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। तो ये था आपका एक ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर आपको दिक्कत हो रही थी, आपने मुझे बताया और मैंने उस चीज के ऊपर वीडियो बनाई। अगर स्टिल आपको कोई और टॉपिक ऐसा फील होता है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे बताओ, मैं उस चीज के ऊपर वीडियो बना सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय।